तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सर चालू करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हम लोग बहुत सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ा ना। आप लोगों ने डॉबर्नियर पढ़ा, आप लोगों ने बहुत सारी चीज और इसमें एडिशनल पढ़ी है, जिनमें से डॉबर्नियर में मैंने आपको ट्रेड बताई, कहाँ पे डॉबर्नियर की ट्रेड आपको मिल सकती है, मैंने ये भी चीज आपको बताई। मैंने उसके बाद आपको न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन बताया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा। और आज जो हम लोग टॉपिक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका कौन सा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कौन सा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और सर बात करते हैं, मेंडलीव सर ने जो आपका पीरियोडिक टेबल दिया, पहले उससे पहले उनके पूरे नाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। नाम बहुत ज्यादा खतरनाक था इनका तो सच्ची में देखने में डर लग रहा होगा भाई, कैसा नाम है। ठीक, तो मैंने आपके लिए बोर्ड में पहले से ऑलरेडी स्पेलिंग लिखी हुई है, तो जरा देखो जरा। तो कौन प्रोनाउंस करेगा जरा। कोई करना चाहेगा, प्रोनाउंस करेगा। नहीं, हाँ, रेनिसेंस वालों की इंग्लिश ऐसा सुनने में आया है इस स्कूल। तो सर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे। मिस्त्री, डिमिट्री, डिमिट्री आइवानो, आइवानोविच, आइवानोविच मेंडलीव। ठीक है, तो डिमिट्री आइवानोविच मेंडलीव इनका नाम था, और इन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी वो दी थी कब, 1869। 1869 में क्या हुआ था कि न्यूलैंड की जो लॉ ऑफ ऑक्टेव थे वो फ्लॉप हो चुके थे पूरी तरीके से, तो उसके बाद एक नए क्लासिफिकेशन की जरूरत थी। तो नया क्लासिफिकेशन आपका कौन सा था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बहुत अच्छी खासियत, इन्होंने क्या काम किया था कि फिजिकल और केमिकल यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कंसीडर करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी थी जो इन्होंने कंसीडर करी और किस बारे में इन्होंने चर्चा करी, तो और कैसी पीरियोडिक टेबल इन्होंने दी थी, तो उस पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है ना। तो सर मेंडलीव सर ने क्या काम किया था, जब न्यूलैंड का लॉ फेल हो गया था, यानी कि उन्होंने जब चीजें समझाने की कोशिश करी थी, उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है, आपको याद आया होगा, सारे गामा पा धा नी सा, नी सा पा दे, सारे गामा पा धा नी सा। ठीक है, तो जो भी था तुम्हारा, तो वही तुम्हारा फेल हो गया। तो उसके बाद ये टेबल आई, सर ने समझाया किस तरीके से। उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेंडलीव सर ने पीरियोडिक टेबल दी थी, बस 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। तो 63 एलिमेंट्स वर प्रेजेंट। तो 63 एलिमेंट्स का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। कब किया था, एक इन्होंने क्या काम किया, 63 कार्ड्स लिए थे। 63 इन्होंने क्या काम किए थे, कार्ड्स। ये ले जा माइलर राजू, ये ले 63 कार्ड पेन लिया हमने। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने 63 कार्ड्स लिए, और एक एक कार्ड पे बकायदा उन एलिमेंट्स के सिंबल और एटॉमिक मासेस लिखे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन के नीचे उनका सिंबल लिखा और उसका एटॉमिक मास। फिर एक एक एलिमेंट की रिएक्शन उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कराई, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी इन्होंने कंसीडर करी। तो लिखा CONSIDER, कंसीडर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, क्या चीज कंसीडर करी, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में भी क्या कंसीडर किया, इन्होंने किया ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। क्या चीज करा, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी, यानी कि दो ही चीज इन्होंने कंसीडर करी। जैसे, और जैसे आर, हम कोई भी एलिमेंट को आर से डिनोट कर लेते हैं, और ओ लिख दिया तो आर ओ रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, सबके घर में लगा हुआ ना। ठीक है, तो ये आर ओ यानी कि कोई भी एलिमेंट का ऑक्साइड, किस तरीके के ऑक्साइड और बन सकते हैं, R2O, R2O3, RO5, इस तरीके के हमारे पास क्या बने, ऑक्साइड्स बनने लगे। चलो RO5 नहीं बनेगा, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या हुए, आपके ऑक्साइड्स बने। ऐसे ही इन्होंने क्या काम किया, हाइड्राइड्स बनाए, जैसे H2R, RH4, इस तरीके से क्या काम हुआ, हाइड्राइड्स बने, और क्या बने, ऑक्साइड। तो इन्होंने देखा कि कुछ जो है हाइड्राइड्स ऑक्साइड सेम रिपीट हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या काम किया, कार्ड पे लिखे हुए थे बाकायदा, तो जो सेम आ रहे थे उनको उसके नीचे प्लेस करना
स्टार्ट, जैसे हाइड्रोजन का, फिर उसके बाद लिथियम का हाइड्राइड बनाया, फिर XYZ इन्होंने और छोटे छोटे क्या काम किए, बहुत सारे हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाए, और जो जो सेम आ रहे थे उन्होंने क्या काम किया, उनके नीचे नीचे रखते रखते चले। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें लगा कि यार ये तो कुछ एटॉमिक मास में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इन्होंने क्या काम किया, उस एटॉमिक उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो जो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स जो भी इन्होंने कार्ड्स लिए थे, इनको किस में अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और इसी के बिहाफ पे इन्होंने लॉ दे दिया सर। ठीक है, अच्छा पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं, अरेंज them in increasing order of atomic masses। तो इन्होंने क्या काम किया, इनको एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने लॉ दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, लॉ दिया। ठीक है, तो बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, इसके बाद लॉ दिया। क्या लॉ दिया, दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज या properties of the element are the periodic function of the atomic mass। तो ये क्या था इनका, मेंडलीव पीरियोडिक। क्या चीज हुई, दोबारा से एक बार ही देख लो। क्या हुआ कि पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक, आपकी पुरानी वाली जो वो थी वो खत्म हो गई। मेंडलीव सर आए, मेंडलीव सर ने पीरियोडिक टेबल दी, इनका पूरा नाम हमें पता चल गया। फिर उसके बाद 63 एलिमेंट्स थे उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या काम किया, 63 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने 63 कार्ड्स लिए, कार्ड्स लेने के बाद उनको अलग अलग जगह पे प्लेस किया और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते चले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स को इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए कंसीडर किया। तो ये हाइड्राइड्स यानी कि ये हो गया, ये ऑक्साइड्स, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ फॉर्मूले बनते चले गए, जिनको क्या काम करेंगे, कार्ड्स में पूरा इनको अरेंज करते 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 मेंडली सर चले गए। अब इसके बाद क्या हुआ, चले गए, समझ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने लॉ भी दिया था, क्या कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic mass। ठीक है ना, इतनी चीज समझ में आई। तो ये इन्होंने क्या काम किया यहाँ पे, ये लॉ। अब सर ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, और पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा क्लासिक, बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करी गई उस टाइम पे। सबसे बड़ी खास बात, जो फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनके लिए बाकायदा इन्होंने क्या काम किया था, स्पेस शो। सबसे बड़ी खास बात क्या थी इस पीरियोडिक टेबल में, कि स्पेस छोड़ा गया कि अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होते। इस पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे, कितने थे, 8, पूरे इस तरीके से कैसे थे, 8 ग्रुप और 6-7 पीरियड थे। ठीक है ना, ऐसे करके लाइन में करके। तो आपको पता है ग्रुप का मतलब क्या है, वर्टिकल लाइंस, और पीरियड का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल। आपको इस तरीके से याद रखें, ठीक है। और सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले जितने भी एलिमेंट्स थे वो एक जगह पे बाकायदा इन्होंने प्लेस। ठीक, अब जब ये क्या काम कर रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर को अरेंज कर रहे थे, तो इनको एक चीज ऑब्जर्व हुई यहाँ पे, हाँ नहीं बहुत अच्छा चल रही है, दिलचस्प चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको क्या देखने को मिला कि यार बहुत ज्यादा गैपिंग हो रहा है। तो जहां कहीं भी गैपिंग हो रहा है तो इन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे फ्यूचर में कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। क्या बोला इन्होंने, कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट आ सकता है जो कि फ्यूचर में डिस्कवर हो जाए। आगे चल के वो जो एलिमेंट्स आए सर, इनर्ट गैसेज आई, जर्मेनियम जैसे एलिमेंट आए, तो इनके नाम भी बाकायदा लिखने का तरीका ये देखे। तो नाम लिखने का जो तरीका देखे गए थे, जिसमें से एक फेमस तरीका, एक ही तरीका देखे गए थे। आप एक संस्कृत का वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, इका। इका का मतलब एक, ठीक है। तो यहाँ पे नाम रखा गया जैसे इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, इका, ठीक है, जर्मेनियम का नाम रखे गए। इस तरीके से इन्होंने क्या काम करे गए, नाम, इसका वर्ड का यूज करके, इका वर्ड, ठीक है।
इका वर्ड का यूज करके इन्होंने क्या काम किया है, 3 एलिमेंट्स के नाम भी इन्होंने रखे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? चलो बहुत। तो ये सारी पीरियोडिक टेबल उन्होंने बताई, और बाद में चल के इसमें इनर्ट गैस के लिए एक अलग से ग्रुप भी बनाया गया, जिसको जीरो ग्रुप के नाम से जाना गया। जीरो ग्रुप का मतलब है कि ये ना तो ऑक्साइड बनाते हैं और ना ही हाइड्राइड, यानी कि ये कोई भी रिएक्शन नहीं। समझ में आया? इतनी चीज क्लियर हुई। तो मेनली पीरियोडिक टेबल आसान है ना, कोई टफ तो नहीं है, इजी है ना सबके लिए? बहुत क्लियर हो गया ना? आसान, बिल्कुल। चलो, तो अब यहाँ पे बात करते हैं इसके डीमेरिट या लिमिटेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन। आप लोगों को पता है मैं इतना ज्यादा लिखवाने पे भरोसा नहीं रखता, मैं यकीन रखता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझाई जाए और याद रह सके। कुछ इस तरीके से ट्रिक हम लोग करके चलते हैं, है ना? तो चालू करते हैं। लिमिटेशन, तो पहली लिमिटेशन एक बात बताओ, तुमने जब मास नंबर या एटॉमिक मासेस याद करे होंगे, जब देखे होंगे, तो हाइड्रोजन का आया 1, हीलियम का आया 4, एक से सीधा 4। चलो, इसका मतलब 3 का इंक्रीमेंट है, तो अगले वाले में फिर 3 होना चाहिए, फिर अगले वाले में फिर 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? एक रेगुलर ट्रेंड दिखना चाहिए एटॉमिक मास में। लेकिन यहाँ पे कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं होता एटॉमिक मास के। ठीक है ना? तो एटॉमिक मास कभी भी तो बढ़ जाता है और कभी भी उतना नहीं बढ़ता। बढ़ता तो है एटॉमिक नंबर बढ़ने के हिसाब से, लेकिन कभी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और कभी इतना नहीं। तो यहाँ पे क्या होने लगी, इस चीज से प्रॉब्लम आने लगी कि सर एक बात तो बताओ कि जब एटॉमिक मास रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखा रहा इंक्रीजिंग का, तो आप कैसे बताओगे कि इसके बीच में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? खुद सोचो, खुद सोचो। कैसे पता चलेगा यार कि यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 4 आएंगे? ठीक है, तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। और दूसरी जो लिमिटेशन थी वो है पोजीशन ऑफ हाइट। क्या चीज? पोजीशन ऑफ हाइट। तो दो लिमिटेशंस के साथ ये पीरियोडिक टेबल आई, और जब लिमिटेशन आती है तब तब क्या होता है, नई पीरियोडिक टेबल बनती है। तो हमारी अब नई पीरियोडिक टेबल आई। ठीक है, चलो उसके बाद में, लेकिन जो तीसरी लिमिटेशन थी वो ये थी कि यहाँ पे आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं मिलती। तो पहली लिमिटेशन छोटा सा लिखेंगे, पहला एटॉमिक मास, क्योंकि इसी से याद रहेगा आपको, एटॉमिक मास हैज नॉट रेगुलर ट्रेंड। ठीक है ना? तो या ऐसे करो, चलो एटॉमिक मास लिखो, इसी से आपको याद रहेगा क्या, कि एटॉमिक मास का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। एटॉमिक मास का क्या, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें यह बताना बहुत मुश्किल पड़ रहा था कि इसके बीच में कितने एलिमेंट्स और आ सकते हैं। समझ में आया? दूसरा, दूसरा क्या था? दूसरा मैंने भी बताया आपको, बताओ। हाँ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की पोजीशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। अब समझते हैं हाइड्रोजन की पोजीशन। हाइड्रोजन दो तरीके की रिजेंबलेंस दिखाता है, यानी कि दो ग्रुप के साथ रिजेंबलेंस दिखाता है। ठीक है, बता देता हूं मैं आपको। एक तो फर्स्ट ग्रुप, यानी कि जिसमें ही ली ना की रब से फरियाद, ऐसे कुछ करके आप याद करोगे। ठीक है ना? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके साथ भी रिजेंबलेंस शो करता है, और साथ में फिर कल बाहर आई आत्मा, ऐसे करके आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो इनके साथ में भी कुछ प्रॉपर्टीज ये दिखाता है। समझ में आया? तो इसका मतलब इसकी पोजीशन कुछ क्लियर नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से ऐसा कुछ करके पोजीशन क्लियर नहीं। ठीक, अब आगे की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था? पोजीशन ऑफ या आइसोटोप्स लिख दो खाली। तो आपको यहाँ से याद है कि भैया हमारे पास आइसोटोप्स भी नहीं है, एटॉमिक मास हो रहा है। अब दिमाग में चीज आई कि सर अगर यही पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर से बनती तो कितनी दमदार पीरियोडिक टेबल होती है ना? तो अगली जो पीरियोडिक टेबल जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है? आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक मास। यहाँ तक क्लियर हुआ? आसान टॉपिक है, मेनली पीरियोडिक टेबल कोई इतना टफ टॉपिक नहीं है, यहाँ तक हो जाना चाहिए सबका।
और कोई प्रॉब्लम है तो कोई डाउट है पूछो किसी को, नहीं है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की, ऑक्साइड्स की, चलो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी मेंडलीव सर ने यूज करी थी। ओहो। तो केमिकल प्रॉपर्टी मेंडलीव सर ने जो यूज करी थी, उन्होंने क्या काम किया था, एक एक का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराने की कोशिश की। तो वहां पे जो हाइड्रोजन के साथ में जब एक एलिमेंट रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एक ऑक्साइड, ठीक, और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, हाइड्राइड। तो इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड को कंसीडर करते हुए क्या काम किया था, अपना क्लासिफिकेशन में यूज किया, ठीक है। यहाँ पे आप ऑक्साइड की डेफिनेशन चाहो डेफिनेशन लिख सकते हो कि ऑक्साइड क्या होते हैं, वो भी सुन लो। ऑक्साइड्स एक बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी का मतलब दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ एक कंपाउंड है, जिसके अंदर जिसके अंदर एक चीज या एक एलिमेंट क्या होगा, आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्साइड क्या होगा, दो एलिमेंट से मिलके कोई भी एक कंपाउंड बना हुआ है, मॉलिक्यूल बना हुआ है, जिसमें से एक चीज क्या होगी, ऑक्सीजन। समझ में आया? ऐसे हाइड्राइड की डेफिनेशन आप यहाँ पे अपने दिमाग में फिट कर सकते हो कैसे, तो हाइड्राइड क्या चीज होती है, हाइड्राइड भी एक बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी का मतलब दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, जिसमें से एक क्या होगा, हाइड्रोजन। समझ में आया, ये तो समझ में आया। तो फटाफट से इसको आप कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद आपको जो अलग से नोट्स है वो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। इतनी टेंशन लेने, डिटेल नोट्स मैं जो विश्वास करता हूँ पूरी एनसीईआरटी पे ज्यादा करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग, ये होगी आपकी मेनली पीरियोडिक टेबल, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फटाफट से लिख लो। थैंक यू।